गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? मुझे लगता है काफ़ी लोग आ चुके हैं और स्टार्ट कर देना चाहिए हम लोगों को, या फिर और भी कोई आने, बहुत वेट कर लेते हैं। कृपया कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं आप लोग आवाज़ आ रही है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ओके, पॉइंट क्लियर है आप लोगों को, मतलब मेरी आवाज़ आ रही है। पहले तो सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, और आप सभी लोगों का आज का दिन शुभ रहे। ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है जब टेंथ और ट्वेल्थ का रिज़ल्ट आ गया है, और बहुत सारे बच्चे डिसाइड कर नहीं पाते कि मतलब कौन सा सब्जेक्ट लेना है, क्या करना है आगे। तो मेरी उनके लिए सलाह है, पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं निमेश देशमुख हूं, और मैं बैतूल ज़िले से ही हूं आपके। एक छोटा सा गांव पड़ता है चिचोली में, जींद धनोरा करके, तो मैं वहीं से हूं। और मैंने जो अपनी प्राइमरी स्कूलिंग है वो हमारे जो समाज का ही स्कूल है, छत्रपति शिवाजी विद्या मंदिर, मोतीवाड़ में। तो मैं उसी से प्राइमरी एजुकेशन की है। फिर उसके बाद जो एक्सीलेंस स्कूल बैतूल है उससे मैंने अपना टेंथ और ट्वेल्थ किया हुआ है। फिर उसके बाद मैंने बीई किया था आईआईटी डीएवीवी इंदौर से। बीच में एक साल कोटा भी कोचिंग की है मैंने। और इससे पहले वर्तमान में अभी मैं डीएसपी पद पर रतलाम में कार्यरत हूँ। और इससे पहले मैं नायब तहसीलदार रहा हूँ हरदा में, और रेलवे में सीनियर सेक्शन इंजीनियर रहा हूँ कटनी में और मुंबई में। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, स्पेशली पारस जी का, कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया और आप लोगों से जुड़ने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है मुझे। बहुत जल्दी मैं बताता हूँ थोड़ा सा कि मेरी यात्रा कैसी रही। जैसा कि आप सभी को जानते ही है लगभग, कि जो हमारा एक्सेलेंस स्कूल है वो बहुत ही पुराना स्कूल है और बहुत ही अच्छा स्कूल था। तो वहाँ के गुरुजनों का काफ़ी मार्गदर्शन रहा मुझे। अब आते हैं, जैसे ही मैं एट्थ पास हुआ तो मैं आता हूँ टेंथ में। अब जब व्यक्ति टेंथ पास होता है तो उसको बहुत सारे डाउट रहते हैं, यार मुझे क्या सब्जेक्ट लेना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो उसके लिए ये है कि आपको आगे जाकर किस फील्ड में जाना है, लगभग लगभग आप उसी के हिसाब से सब्जेक्ट सेलेक्ट करें। और प्रैक्टिकली आपका इंटरेस्ट बहुत मायने रखता है। यदि आपका उस चीज़ में इंटरेस्ट हो तो आप उस चीज़ को और अच्छे से पढ़ते हैं और आगे उसी चीज़ में कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं। और इसके विपरीत यदि आपके ऊपर कोई सब्जेक्ट थोप दिया जाता है तो फिर आप उसे अच्छे से नहीं कर पाते हैं। चूँकि मेरा गोल बचपन से ही सेट था कि मुझे सिविल सर्विसेज की तरफ जाना है, तो मैंने टेंथ में मैथ्स चूज़ किया। हो सकता है आप लोगों में से कोई डॉक्टर बनना चाहता है या फिर कोई दूसरी फील्ड्स में जाना चाहता है। मतलब सिविल सर्विसेज के लिए आप आर्ट्स वगैरह भी ले सकते हैं। किसी को लॉ एलएलबी करके जज वगैरह बनना हो तो भी वो आर्ट्स वगैरह ले सकते हैं। पर पहले मेरा ये मानना है कि आप लोग अपना इंटरेस्ट देखें कि मुझे करना क्या है, और उस हिसाब से सब्जेक्ट चूज़ करें। तो इसको किसी में कोई डाउट हो सब्जेक्ट चूज़ करने में, जो मेरे टेंथ के साथी भाई लोग सुन रहे होंगे, तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, जो भी डाउट हो उनको, उन्हें ज़रूर सॉल्व किया जाएगा। फिर टेंथ में मैंने मैथ सब्जेक्ट लिया, और उसके साथ साथ मैंने एडिशनल बायो भी लिया था, ताकि मैं जानना चाहता था कि मतलब हर सब्जेक्ट को जानना मेरी इच्छा थी कि क्या हो सकता है उसमें। तो मैंने साथ साथ एडिशनल बायो भी लिया था। और मैथ्स और बायो दोनों मैंने साथ साथ पढ़े 11th 12th में, और काफ़ी अच्छा दोनों चीज़ों का नॉलेज रहा। मेरे जो गुरुजन हैं उन लोगों का भी काफ़ी सहयोग रहा उसमें।
स्पेशली एक्सीलेंस सर से, मैं एक्सीलेंस स्कूल से मैं कुछ लोगों का नाम लेना चाहूँगा, जिनमें दशरथ सर थे, हमारी संगीता गोड़की मैडम थी, शायद वो भी हो सकता मुझे सुन रही होगी। मैडम नमस्कार आपको। और बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मुझे गाइड किया। फिर जैसे ही आप ट्वेल्थ पास होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आती है कि क्या करना है, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है या नहीं करनी है। तो वैसा ही अब हम लोगों को तो मालूम नहीं रहता था कि क्या करना है, लोग बाग जैसा बता देते थे उस टाइम पे हम लोग वैसा कर लेते थे। तो कई लोगों ने मुझे सलाह दी कि कोटा जाना चाहिए, आईआईटी की तैयारी भी करना चाहिए। सोचा मुझे पीएससी की तैयारी करनी है, तो मैं इन सब चीज़ों में क्यों जाऊँ। फिर काफ़ी लोगों ने बोला कि आईआईटी के बाद भी आप पीएससी में जा सकते हो। तो मैंने भी यही सोचा यार कि आपको ज़िंदगी में कोई मलाल नहीं होना चाहिए कि मैंने कोशिश नहीं की। तो फिर मैं कोटा गया और एक साल वहाँ तैयारी करी। तो वहाँ भी बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। एकदम से वहाँ मौसम सूट नहीं होता, स्टार्टिंग के 3-4 महीने मतलब काफ़ी तकलीफ, तो वहाँ एक जो रिदम होती है वो बन नहीं पाई। तो उसके बाद फिर मेरा मतलब आईआईटी में सिलेक्शन भी नहीं हुआ, तो काफ़ी दुख भी हुआ, पर ठीक है। फिर मैंने पीईटी के ही थ्रू इंदौर के आईआईटी डीएवीवी कॉलेज में एडमिशन लिया। जैसे ही इंदौर शिफ्ट हुए तो इंदौर में भी काफ़ी दिक्कतें आती थी कि पानी अच्छा नहीं था, तो थोड़ा ठीक नहीं रहता था चीज़ें। पर उन सब से जूझते हुए फिर भी हम लोगों ने पढ़ाई वो निरंतर जारी रखी। और उसमें मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि जैसे मेरा गोल सेट हो गया था कि मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, तो मैंने सेकेंड ईयर से ही वो चीज़ स्टार्ट कर दी थी। पर उसका मतलब ये नहीं था कि मैंने इंजीनियरिंग को बिल्कुल साइड में ही रख लिया था, क्योंकि मुझे पता था मैं इंटरव्यू में जाऊंगा तो इंटरव्यू में मुझसे ज़रूर पूछा जाएगा, और हमेशा ही पूछा जाता है कि आपका जो बैकग्राउंड है ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, आप उसमें कितना नॉलेज रखते हैं। तो मेरा ये भी मतलब मैंने दरकिरार नहीं किया बी को, साथ साथ उसमें भी पढ़ते रहा मैं। तो मेरी सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर पैरेलल दोनों इसकी तैयारियां चलते रही। फिर जैसे ही मैं बी पास हुआ तो बहुत सारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं, मतलब मैंने पीएससी साइट के भी दिए, बैंकिंग साइट्स के भी दिए, और जो पीएसयूज़ होती है सेल गेल और अपना रेलवे वगैरह, तो उन सब के भी काफ़ी एग्ज़ाम दिए। और मेरा रिक्रूटमेंट भी हो गया था असेंचर में, तो उसके लिए मुझे मुंबई जाना था, तो वो गया नहीं, मैंने छोड़ दिया रिक्रूटमेंट को और अपना पीएससी की ही तैयारी कंटिन्यू करी। साथ ही साथ बीई से रिलेटेड जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम थे तो वो भी मैं देते गया। तो बहुत ही जल्द मेरा सिलेक्शन रेलवे में सीनियर सेक्शन इंजीनियर के लिए हो गया। अब फिर वहाँ और आपको डाउट आ गया मुझे, यार ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि मैं ज्वाइन कर लूँगा तो फिर मेरी पीएससी की तैयारी नहीं हो पाएगी। फिर जैसा कि एक हर मिडिल क्लास हम लोगों के साथ होता है कि नौकरी मिलना बहुत बड़ी बात होती है, और वैसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। तो घर वालों से विचार विमर्श किया। आप घर वालों को भी एकदम मना तो नहीं कर सकते, तो फिर पापा वगैरह, चाचा वगैरह, मम्मी वगैरह, सभी से विचार विमर्श करने के बाद यही निर्णय लिया कि मुझे नौकरी ज्वाइन करनी चाहिए और नौकरी के साथ साथ ही पीएससी की तैयारी कंटिन्यू करनी चाहिए। तो फिर मैंने नौकरी ज्वाइन की और उसी के साथ साथ अपना पीएससी की तैयारी करते रहा मैं। तो उसी दौरान मेरा सिलेक्शन नायब तहसीलदार में भी हुआ। फिर मैंने पढ़ाई कंटिन्यू रखी और फिर मेरा सिलेक्शन डीएसपी में हुआ, और अभी भी पढ़ाई चालू है यूपीएससी वगैरह की। अब आगे देखिए क्या होता है। तो मेरा यही मानना है कि आपको जब विपरीत परिस्थितियाँ आती है, जैसे मैं कोटा भी गया, इंदौर भी गया, कई बार ये रहता है कि हाँ भाई, मकान मालिक ने आपको रूम खाली करने का बोल दिया है, इमीडिएट खाली करना है, कुछ चीज़ें मिल नहीं रही है, टिफ़िन में खाना अच्छा नहीं आता है। तो कई बार मन नहीं लगता था, यार छोड़ो घर चलते हैं, कम से कम खाना पीना तो काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो कई बार वो सब चीज़ें भी आती है, पर आपको ये सत्य है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, और उसी के कारण लोगों को सफलताएं भी मिलती है।
तो बहुत सारी मुश्किलों से घबराए नहीं और अपना प्रयास जारी रखें। और ये है कि आप एक लेवल पर पहुंच जाए उसके बाद भी आपको संतुष्ट नहीं होना, आप आगे भी मेहनत करते रहे तो ये सब चीज़ें हो जाती है। तो जैसा कि अभी रिज़ल्ट आया तो आप लोग इसी कश्मकश में हो गए कि हमें क्या करना है आगे। तो मेरा यही मानना है कि आप जो भी करें, जिसमें भी इंटरेस्ट हो वही करें और बहुत अच्छे से करें। मतलब ऐसा नहीं कि किसी को टेकन फॉर ग्रांटेड लेके चल रहे हैं और टाइम पास टाइप का चल रहा है। तो सब चीज़ों को मेंटेन करके चलें और मुसीबतों से घबराए नहीं, असफलताओं से घबराए नहीं। असफलताएं सभी को आती है, पर जैसे मैंने भी प्रयास किए थे कि हाँ कोटा जाके कोचिंग करेंगे और आईआईटी में सिलेक्शन होगा, बट जो भी है नहीं हो पाया। और जो होता है वो बहुत अच्छे के लिए होता है, भगवान ने हो सकता है आपके लिए बहुत ही अच्छा सोच के रखा होगा कुछ उससे भी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप चीज़ों को छोड़ के लापरवाह हो जाए। आप अपनी कमियां ढूंढें और क्या कमियां रह गई उससे बेहतर करने की कोशिश करें। और हो सके तो जो अपना रूटीन वर्क है, टाइम टेबल्स है, वो थोड़ा फिक्स करके ही चले तो ज़्यादा अच्छी बातें रहती है उसमें। और ये है कि गोल सेटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको आगे चल के करना क्या है। कई लोगों का ये होता है कि गोल सेटिंग ही नहीं होती कि हमें आगे जाके करना क्या है, तो वो फिर मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं वो भी कर लेता हूँ, और उस चक्कर में वो मतलब कुछ भी नहीं कर पाते हैं। जैसे कि कहा गया ना कि दो नावों की सवारी करने वाला अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता, तो कभी कभी वो चीज़ें भी होती है। पर ये है कि आपको असफलता के लिए एक बैकअप भी रखना चाहिए कि भाई हाँ, मेरा ये नहीं हुआ तो मैं यहाँ भी जा सकता हूँ। पर एक आपके पास एक जो टाइम होता है, तो कुछ टाइम तक के तो आप एक ही चीज़ के लिए डेडिकेटेड हो सकते हो, पर एक टाइम लिमिट के बाद बहुत सारी चीज़ें आ जाती है आपको कि यार परिवार के लिए कमाना भी है, आपकी उम्र भी हो गई है, तो फिर आपको धीरे धीरे एक बैकअप भी उस चीज़ के लिए तैयार करना चाहिए। तो मेरा आप सभी लोगों से यही कहना है कि आप लोग जो भी है मुसीबतों से घबराए नहीं और अपने प्रयास निरंतर जारी रखें। और किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उसका आंसर दूंगा। प्लीज़ किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग बताएं कमेंट बॉक्स में मैसेज लिख के। जैसा कि मैं यहाँ लाइव देख रहा हूँ तो मुझे मतलब बच्चे तो कम ही दिख रहे हैं, जो उनके पेरेंट्स और जो लोग हैं वो ज़्यादा दिख रहे हैं। दूसरा एक चीज़ मैं अभी ये कहना चाहूँगा कि आजकल जो है सोशल मीडिया का यूज़ बहुत बढ़ रहा है, तो हम उसका पॉजिटिव यूज़ भी कर सकते हैं और निगेटिव यूज़ भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कई बार देखने में आया है कि लोग बाग जो है उसका नेगेटिव यूज़ ज़्यादा करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो सोशल मीडिया उसका सीमित प्रयोग, व्हाट्सएप, फेसबुक, तो जो स्टूडेंट्स है उसके लिए इसका सीमित ही बहुत टाइम, तो अ, उस टाइम को आप कम करें और दूसरी चीज़ जो है आपकी बुक्स वगैरह उसमें टाइम ज़्यादा अच्छे से वो करें। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए यदि बात करते हैं तो मेरा जो अनुभव है पीएससी के लिए, तो अभी मैं आप लोगों से वो शेयर करना चाहूँगा कि नॉर्मली पीएससी 3 स्टेजेस में होती है। सबसे पहले प्री होता है, होता है और फिर इंटरव्यू होता है। तो आपको हर एक स्टेज पे पीएससी क्लियर करनी होती है। तो प्री में नॉर्मली जनरल स्टडी का ही पूछा जाता है, जिसमें सभी सब्जेक्ट्स जो आपके होते हैं, 9 10 के जो सोशल स्टडी आपने पढ़ी है कि हमारा प्रशासन कैसा है और वो सब कैसा है, तो उस चीज़ के हिसाब से वो करते हैं। मुझे कुछ लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि
सबसे पहले मैं स्टार्टिंग से ही आता हूँ कि टेंथ में सब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट किए जाए। तो टेंथ के बाद आप का सब्जेक्ट्स अवेलेबिलिटी काफ़ी रहती है। तो सबका अपना अपना इंटरेस्ट रहता है और पढ़ने का वो रहता है। पर मैं लोगों को सजेस्ट ये करूँगा कि आप मैथ्स की तरफ जाएं, क्योंकि मैथ्स की तरफ जाने से आपके लिए जो आगे जाकर है बहुत सारी फील्ड खुली रहती है। मैथ्स वाला जो अपना पीएससी वगैरह है उसकी भी तैयारी कर सकता है, बैंकिंग वगैरह उसकी भी तैयारी कर सकता है। वो आगे जाके आर्ट भी ले सकता है और मैथ साइंस में भी जा सकता है। तो मेरा ये मानना है कि मैथ्स मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा। फिर उसके बाद यदि आपका जो गोल सेटिंग है वो डॉक्टर वगैरह बनने की तरफ है तो नो डाउट आपको बायोलॉजी ही लेनी पड़ेगी। फिर तीसरा ये है कि किसी को भाई मैथ्स में हर किसी का दिमाग अच्छा नहीं होता है, तो उसका मतलब ये नहीं कि आपकी बातें वहीं ख़त्म हो जाती है। आप आर्ट्स लेके भी पीएससी आदि की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि यूपीएससीज की बहुत सारी एग्ज़ाम्स होती है जिसमें आर्ट्स हो गया, या फिर जो साइंटिफिक ऑफिसर्स होते हैं उसमें जियोग्राफी या जियोलॉजी ये मांगी जाती है। फिर कुछ अकाउंटेंट होते हैं तो जिसमें कॉमर्स मांगा जाता है। और एज अ आगे जाके भी आप यूपीएससी या पीएससी की तैयारी करते हैं तो उसमें भी आर्ट्स एंड कॉमर्स के भी सब्जेक्ट प्योरली रहते हैं। तो उसके लिए ये है कि आपका जो इंटरेस्ट हो आप उसी हिसाब से सब्जेक्ट चूज़ करें। मैं आपको ये बता दूं कि जो पीएससी या यूपीएससी होती है उसके लिए कंपलसरी नहीं है कि आपको ग्रेजुएशन किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट से ही किया होना चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, भले फिर आप आर्ट साइड से करो या कॉमर्स साइड से करो या फिर इंजीनियरिंग या मैथ साइंस जो भी बैकग्राउंड से करें। तो उस हिसाब से आप सब्जेक्ट चूज़ करें। फिर ये होता है कि 11वीं जैसे ही हम टेंथ में रहते हैं तो टेंथ में सिलेबस बहुत ही कम रहता है। फिर टेंथ के बाद जैसे ही 11 ट्वेल्थ में आते हैं तो सब्जेक्ट्स लगभग 2 गुना या 4 गुना हो जाता है। तो इस सब्जेक्ट से कुछ लोग घबरा जाते हैं, यार बहुत हो गया। पर मेरा ये मानना है कि आप धैर्य रख के तैयारी करेंगे, हट के तैयारी करेंगे, काफ़ी कुछ का ये मानना रहता है कि यार कोचिंग जाएंगे बनेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आपके जो स्कूल वगैरह है तो उसमें टीचर कैसे है। नो डाउट कोचिंग जाने से एक कंटिन्यू रहती है और पता चलते रहता है कि हाँ यार क्या कंपटीशन चल रहा है। तो मैं उसका नहीं करूँगा, ये प्योरली आपके ऊपर डिपेंड है, आप दोनों काम कर सकते हैं। तो 11th और जो समय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण समय सब्जेक्ट को चूज कर रहे हैं। तो और आगे इस चीज़ में क्या करना है, बाई चांस यदि आप करना चाहते हैं तो अपना फिजिक्स केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग कर ले, मैथ से करना चाहते हो तो मैथ से स्ट्रॉन्ग कर ले, बैंकिंग सेक्टर में भी जाना तो वही मैथ्स आपकी आती है तो मैथ से स्ट्रॉन्ग कर ले। फिर इन सब के बीच इंग्लिश भी एक महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। नो डाउट हिंदी हमारी मातृभाषा है, पर आज के सिनेरियो में इंग्लिश का नॉलेज भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो पैरेलली आप इसके साथ साथ इंग्लिश की भी तैयारी करते रहें, या कॉम्पिटिटिव और बहुत सारे जो आगे जाके तैयारी करने के tools वगैरह वो भी इंग्लिश में ही आपको मिलता है। तो आप लगे रहें। और दूसरा मेरा ये मानना है कि कई लोग परसेंटेज के पीछे भागते हैं, तो आप परसेंट मतलब बहुत सारी मोटिवेटर्स, मेरा ये मानना है कि यदि आपको नॉलेज अच्छा होगा, यदि आप कंसेप्ट पे ध्यान देंगे तो आपके परसेंटेज ऑटोमेटिकली हाई होते हैं। और मान ये कह सकता है कि परसेंटेज एक आपकी योग्यता का क्राइटेरिया है, पर यह मानना गलत है कि यही एकमात्र क्राइटेरिया है। एक बार परसेंटेज कम आने से या ज़्यादा आने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती या चीज़ें सॉल्व नहीं हो जाती। कई बार ये आपकी किस्मत पे भी डिपेंड करता है कि कोई टीचर 10 नंबर के क्वेश्चंस में 10 के 10 दे देता है, वही टीचर 6 7 भी देता है। तो वो थोड़ा बहुत भाग्य की भी बातें होती है। तो एक लिमिट तक के इस पे वेटेज देना ठीक है, पर यही आपकी योग्यता का एकमात्र पैमाना नहीं हो सकता है। तो ठीक है, आप परसेंटेज को थोड़ा एक साइड रख दें
और इन सब चीज़ों के लिए तैयारी करें। और हो सके तो हर सब्जेक्ट पे आपको ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट पे मास्टरी हो जाए और बाकी छूट जाए। तो आप सभी सब्जेक्ट्स को बराबर लेके चलें और काफ़ी अच्छे से तैयारी करें। फिर 12वीं के बाद वही कॉलेज की भी आती है। चूँकि कॉलेज में कॉम्पिटिटिव, मेरा ये मानना है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जो तैयारी है आप कॉलेज के साथ साथ ही स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि कॉलेज में उतना ज़्यादा कोई बर्डन होता नहीं है और क्लासेस भी उतनी रेगुलरली लगती नहीं है। तो सेल्फ स्टडी में आप कॉलेज के साथ साथ पीएससी की भी तैयारी या जो भी आपको तैयारी करनी है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की है। फिर उसमें वही बात आती है कि सेल्फ, तो नो डाउट सेल्फ स्टडी करके भी आप कर सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम तैयारी के लिए मैं पीएससी पे आता हूँ अब। किसी भी के लिए उसका सिलेबस बहुत महत्वपूर्ण होता है। मतलब कोई भी आपको एग्ज़ाम क्रैक करना हो तो हर एग्ज़ाम की क्या कहना चाहिए, एक नब्ज़ होती है। वो नब्ज़ यदि आपने पकड़ ली तो फिर आपको कोई भी वो एग्ज़ाम क्रैक करने से नहीं रोक सकता है। तो मेरा यही मानना है कि उसके लिए सबसे पहले आपकी स्ट्रेटेजी ये होना चाहिए। कई लोगों को मतलब मालूम भी रहता है कि सिलेबस ये है क्या है, पर फिर डाउट उनको ये रहता है कि यार पहले मैं हिस्ट्री पढूँ या ज्योग्राफी पढूँ। तो मेरा ये मानना है कि उसके लिए सबसे बेहतर ये है कि आप उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का सिलेबस उठाएं। भी टॉपिक दिए हुए आपको, उस टॉपिक वाइज आप पढ़ना स्टार्ट करें। जैसे एमपीपीएससी या यूपीएससी की प्री का सिलेबस डिफाइन है और लगभग वही मतलब विस्तृत रूप है, वही आगे जाके मेंस में आता है। तो आप उसके लिए तैयारी स्टार्ट करें प्री की, सिलेबस वाइज सब्जेक्ट वाइज उठाएं और जो टॉपिक है उसको फिनिश करते जाएं। तो इससे आपको मन में ये डिलेमा भी नहीं रहेगा कि यार मैं क्या पढूं क्या नहीं पढूं। तो एक डाउट तो आपका आधा टाइम तो इसी में चले जाता है कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए। तो ये आपका टाइम बच गया, आप फिर इसी में कंटिन्यू करें सिलेबस के हिसाब से। फिर दूसरा मेरा ये मानना है कि जो टेस्ट सीरीज़ वगैरह होती है वो आप लोग बिल्कुल ज्वाइन करें। क्योंकि उसमें क्या होता है, आप टेस्ट में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और वो टेस्ट में आपको गलत हो जाता करते हो कि इसका सही है, तो वो आपको लगभग लगभग ज़िंदगी भर के लिए याद हो जाता है कि उसका सही आंसर हमेशा के लिए ये है। तो प्री के लिए तो जो भी सिलेबस है उसके हिसाब से आप तैयारी करें। इसमें थोड़ा बहुत आपको मतलब याद भी करना है, रटना भी है, लेके भी चलना है। आप एक कहानी की तरह पढ़ेंगे, इनको समझेंगे कि कौन सी घटना कब हुई थी। तो उतना ज़्यादा रटने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट रहेगा तो आपको मोटे तौर पे याद रहेगा यार, हाँ ये घटना तब घटी थी, ये चीज़ तब हुई थी। फिर किसी भी घटना के घटने के दो कारण रीजंस होते हैं। तो आप उस रीज़न को पता चल कर ले, फिर कोई घटना घटी है तो उसका इफ़ेक्ट क्या आया, वो इफ़ेक्ट हो जाते हैं और फिर उसके बाद क्या सुधार हुए तो वो सुधार हो जाते हैं। तो इस हिसाब से आप प्री की तैयारी करें। फिर प्री जो होता है वो आपके दो पेपर होते हैं, एक जनरल स्टडी का और एक दोनों ही जो होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो आपको टिक मार्क करने रहते हैं बस। फिर सेकंड स्टेज जो आती है आपकी वो आती है मेंस की। तो मेंस में 6 पेपर होते हैं और 6 रिटर्न होते हैं। तो प्री में आपने अभी तक जो भी फैक्चुअल पढ़ा था वो सब आपको फिर उसकी डिटेल लिखनी रहती है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको विस्तृत पढ़ाई करने की ज़रूरत है और अपना डेवलप करने की ज़रूरत है। तो विज़न डेवलप करने के लिए आप जितनी बुक्स पढ़ेंगे, जितने ऑथर्स को पढ़ेंगे, तो आपको एक सोचने का तरीका मिलेगा और आप उस चीज़ को डिस्क्राइब कर पाएंगे, आप उतना ही आपको। तो मेंस के लिए भी जो स्ट्रेटेजी रहती है वो वही है, आप जाइए सिलेबस में टॉपिक स्टार्ट करते जाइए और फिनिश करते जाइए, ताकि आपको ज़्यादा भटकने की ज़रूरत ना पड़े, सोचने की ज़रूरत ना पड़े कि यार अब मैं क्या करूँ वो करूँ। एक बार आपका सिलेबस फिनिश हो जाता है तो फिर आप अपने जो कमज़ोर पार्ट है, कुछ लोगों का हो सकता है कि आर्ट सब्जेक्ट रहा हो तो उनकी ज्योग्राफी हिस्ट्री अच्छी हो, मैथ्स अच्छा नहीं हो तो जो वीक पार्ट है फिर उस पर ध्यान दे। कुछ लोगों का हो सकता है मैथ्स सब्जेक्ट हो तो उनका मैथ्स साइंस तो अच्छा होता है पर हिस्ट्री में उनको मतलब
तो हिस्ट्री पे ध्यान दे वो। तो ये फिर सब आपकी अपनी अपनी चॉइस और कैपेसिटी है कि आपको किन चीज़ों पर ध्यान देना है। फिर उसके बाद आता है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में नॉर्मली क्वेश्चंस आपके जो होम टाउन है, जो आपका फैमिली बैकग्राउंड है, जो आपका ग्रेजुएशन रहा है, और यदि आपने कोई प्रीवियस जॉब की है, तो ये चार टॉपिक होते हैं मेनली। तो आता है इसी बेसिस पे होता है। और एक बार यदि आप प्री मेंस करके इंटरव्यू में जाते हैं और इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं तो बहुत दुख होता है, क्योंकि आपको वापस से फिर से जीरो से शुरू करना और प्री से ही शुरू करना है। तो तीन तीन चार चार अटेम्प्ट्स करते रहते हो, करना होता है, पर वो लोग हार नहीं मानते हैं और इस चीज़ को कंटिन्यू रखते हैं। तो मेरा भी वही मानना है कि यदि आप निरंतर संघर्ष करते हैं तो आपको बिल्कुल सफलता मिलती है। और इनसे मतलब वो ना माने, हार ना माने छोटी छोटी असफलताओं से। फिर क्या होता है कि जब सिलेक्शन हो जाता है तो कई लोगों का उसके बाद भी डाउट रहता है कि यार क्या बनना है। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि डीएसपी की चयन प्रक्रिया क्या होती है। तो उसके लिए यही है कि आप लोग जो एमपीपीएससी के थ्रू ही चयन होता है, प्री मेंस और ये सब फिक्स रहता है, तो उसमें कुछ पोस्ट निकलती है। तो जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो उसके लिए आपको चॉइसेस भरनी पड़ती है। तो उस उन चॉइसेस में आप ऑर्डर में डाल सकते हैं। नॉर्मली सबसे पहले लोग बाग डिप्टी कलेक्टर्स चूज़ करते हैं, जो आगे जाके डीएसपी के एसडीओपी बनते हैं। और उसके अलावा भी तो वो भी चूज़ कर सकते हैं। और यही सेम जो है वो यूपीएससी के लिए भी लागू होता है। तो यूपीएससी में भी आईएएस आईपीएस तो उनका कैडर उस हिसाब से चलता है। तो लगभग लगभग क्लियर हो गया होगा कि क्या करना है। का कोई प्रश्न हो तो कृपया। अभी मैं ये बबीता बोड़खे जी का क्वेश्चन देख रहा हूँ इसमें, कि इनका दीदी का बेटा ट्वेल्थ में है, मैथ सब्जेक्ट है, और उसको पुलिस बनना है। तो आगे क्या करवाना चाहिए। तो मेरा ये है कि पुलिस में जो एंट्रीज़ है वो एक तो कॉन्स्टेबल होती है, जो एग्ज़ाम होते हैं उसके थ्रू आती है। और सब इंस्पेक्टर्स भी होते हैं जो भी व्यापम के थ्रू ही एग्ज़ाम होती है, उनसे आती है। ये सभी एग्ज़ाम्स ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इसमें आपका मैथ्स, जनरल स्टडी और इंग्लिश, ये तीन सब्जेक्ट मेन होते हैं। हिंदी भी कंपलसरी है इनके लिए। और तीसरा स्टेज जो होता है एंट्री का, वो डीएसपी लेवल का होता है, जो जिसमें मैं अभी पोस्टेड हूँ। तो इसके लिए एमपीपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम होते हैं। और जो चौथा लेवल होता है वो आईपीएस की एंट्रीज़ का होता है, जो एसपी वगैरह होते हैं। तो इन लोगों के लिए जो है वो यूपीएससी के एग्ज़ाम होते हैं। तो इसमें भी जो मैंने प्री मेंस इंटरव्यू का बताया था, वही चीज़ें हैं। तो आगे जाके आप उसको ग्रेजुएशन जिस भी सब्जेक्ट से आप करना चाहें उससे करा सकते हैं, मैथ साइंस या जो भी है। और उसके साथ साथ जैसा मैंने बताया कि जो आपकी तैयारी है, सिलेबस है, उस हिसाब से वो उसकी, तो निश्चित ही उसे सफलता ज़रूर मिलेगी। फिर एक क्वेश्चन अभी आया है नितेश पवार जी का, ट्वेल्थ मैथ सब्जेक्ट के आगे क्या करना चाहिए, कॉलेज करना चाहिए या और कुछ करना चाहिए। तो मेरे भाई इसमें तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ट्वेल्थ के बाद तो कॉलेज ही होता है। और कॉलेज में फिर अलग अलग ऑप्शन हो सकते हैं आपके पास, या फिर एक ऑप्शन टेंथ के बाद आता है। कुछ लोग अपना पॉलिटेक्निक या आईआईटी भी करते हैं। तो पॉलिटेक्निक भी अच्छी चीज़ है, मतलब उसमें भी आगे जाके आप बी वगैरह में भी एडमिशन ले सकते हैं। पर मेरा उसमें ये मानना है कि आज की डेट में जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए रहता है, तो वो ग्रेजुएशन रहता है।
तो एटलीस्ट आप कॉलेज तो करें और ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए, तो आपके लिए बहुत सारे रास्ते उसमें खुले रहते हैं। एक क्वेश्चन अभी आया है अशोक यादव जी का, कि बच्चों को टेंथ क्लास के बाद कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, वो अगर नहीं समझ पा रहा है तो कैसे समझना चाहिए। तो उसके लिए मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मेनली बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ की ओर है। क्योंकि क्या होता है, कई बच्चे लोगों को जो मैथ्स है वो बिल्कुल उसमें उनका जो क्या कहना चाहिए दिमाग काम नहीं करता है। अब आप बच्चों के ऊपर वो थोप दोगे, आपकी बात सुन के उन्होंने मान के चलिए एडमिशन ले लिया, और वो एडमिशन लेने के बाद उसमें कंटिन्यू भी करते हैं, पर उतने परसेंटेज नहीं बना पाते हैं, और उतने अच्छे से काम नहीं कर पाते, तो उनमें क्या एक कुंठा की, इतना पढ़ रहा हूँ, इतना सब कुछ कर रहा हूँ, पर उसके बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो मेरा ये मानना है कि इस कुंठा में वो जिंदगी की दौड़ में आधा तो वैसे ही पीछे हो जाता है। तो थोड़ा सा उससे बात करिए, उससे बिठाइए, बिठाल के बताइए कि बेटा आप क्या करना चाहते हो। उसको फिर समझाइए कि तुम मैथ्स लोगे तो ऐसा ऐसा होगा, तुम बायो लोगे तो इस फील्ड में ऐसा ऐसा होगा, आगे जाके ये ऑप्शन खुले रहेंगे, आपके लिए ये ऑप्शन बंद हो जाएंगे। तो वो सब चीज़ें उसको समझाइए, थोड़ा सा शांत दिमाग से बैठ के। और कुछ आपके पास उदाहरण भी हो गए जो हमारे मतलब पुराने लोग हैं या बड़े लोग हैं, ये देखो इन्होंने ऐसा सब्जेक्ट लिया था अब ये कर रहे हैं, ये देखो इन्होंने ऐसा सब्जेक्ट लिया था तो कुछ हो नहीं पाया। तो मतलब इस टाइप से भी उनको एग्ज़ाम देख के, जो अपने आसपास के ही हो और उनसे जुड़े हुए हैं, तो डेफिनेटली करेगा। और कई बार हो सकता है कि नहीं भी होगा, तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इस लेवल पे टेंथ में उतना मैच्योर होता नहीं है, डिसीजन मेकिंग हमारे पास होती नहीं कि हम डिसीजन ले सके। तो आप बिठाइए, उससे भी उसके व्यू जानिए, समझिए कि वो करना क्या चाहता है। आपको लगता है कि उसकी माँ तो वो ज़रूर दूसरी चीज़ों में भी बहुत अच्छा कर पाएगा। फिर एक क्वेश्चन अभी नीलेश मौखेड़े जी का आया है, कि हिंदी मीडियम से पढ़े बच्चे ट्वेल्थ के बाद बाहर जाते हैं और अलग अलग कोर्स करने, वे सभी कोर्स इंग्लिश में होते हैं, उनमें इस मीडियम की अपेक्षा, इस स्थिति तो इस स्थिति में वो क्या करे। तो मैं ये नीलेश जी को बताना चाहूँगा कि मीडियम ही रहा है। इवन जो हमारा स्कूल था तो उसमें तो हमको मराठी भी पढ़ाई गई थी। तो मेरा ये मानना है कि हिंदी मीडियम वालों की कमांड, हिंदी और इंग्लिश काफ़ी अच्छी कमांड होती है बच्चों के लिए। इंग्लिश मीडियम में वालों की बात करेंगे तो कमज़ोर हो जाता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही अच्छी होती है, लगाने पड़ते हैं, पर कुछ पाने के लिए कुछ संघर्ष तो करना पड़ेगा आपको चीज़ में। मेनली इंग्लिश के यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी हो जाती है, तो उतना कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं। मेडिकल वो टर्म्स नहीं होती है जो पुरानी वाली होती है, सभी टेक्निकल टर्म्स होती है और नहीं होती। मेरा ये मानना है कि हिंदी मीडियम वाले और ज़्यादा बेहतर होते हैं इन मामलों में इंग्लिश मीडियम के कंपैरिजन में। आपको अच्छे से आ जाती है। नहीं तो वही है, आप 69 79 और 69 और 79 के चक्कर में पड़े रहते हैं। और यदि आप हिंदी मीडियम वाले हो तो ये क्लियर रहता है। क्योंकि जैसा मैं MPPSC के लिए बात करूँ तो उसमें एक हिंदी का सब्जेक्ट भी कंपलसरी है, और एक जो सब्जेक्ट होता है वो निबंध लेखन का होता है, तो वो भी आपको हिंदी में ही लिखना, कि इसमें ऐसी कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, सब टेक्निकल टर्म्स होती है। वो हिंदी से अपेक्षा इंग्लिश में इजी पड़ती है, इसी में कंटिन्यू करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
फिर एक क्वेश्चन अभी ये आया है वैशाली जोशी जी का, कि मेरी दीदी की बेटी अभी 12th कॉमर्स से पास हुई है, उसे क्या लेना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि उन्होंने 11th या 12th कुछ ना कुछ सोच समझ के ही लिया होगा, और जो भी उनकी फ्यूचर प्लानिंग है पहले तो वो बताएं। बाकी कॉमर्स लेने के बाद भी बहुत सारे रास्ते आपके पास खुले हुए हैं। आप मतलब बीकॉम करके या फिर बीबीए करके एमबीए करके इस रास्ते में भी जा सकते हैं। आप अकाउंट चार्टर्ड अकाउंट की तरफ भी जा सकते हैं, और कॉमर्स वालों के लिए भी पीएससी की तैयारी भी कर सकते हैं। तो ऊपर डिपेंड है, आप कुछ भी कर सकते हैं। फिर एक यादव जी का प्रश्न है, पीएससी के लिए कौन सी बुक्स पढ़ना चाहिए। इसके लिए मैं मैसेज ही टाइप करूँगा, इसके इसी ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा उस मैसेज को, तो आप लोग हर सब्जेक्ट की अलग अलग बुक है। फिर उसके बाद एक अरविंद ठाकरे जी का भी फ़ोन है, प्लीज़ टेल मी समथिंग अबाउट सब्जेक्ट वाइज बुक्स फॉर एमपीपीएससी। तो ये भी एमपीपीएससी करना चाहते हैं। तो ठीक है, मैं आप लोगों के लिए बुक्स बता ही देता हूँ पोस्ट करने के बजाय। तो जो नोट डाउन करना चाहते हैं वो उसे नोट डाउन कर ले, और जो नोट डाउन नहीं करना चाहते हैं उनके लिए मैं पोस्ट भी कर दूंगा। तो सबसे पहले जो मुझे लगा मेन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, वो आता है आपका पॉलिटी या राज व्यवस्था, जिसमें पूरे जो हमारे जो देश का प्रशासन जो चल रहा है उसके ऊपर बेस्ड होती है। तो इसके लिए एक लक्ष्मीकांत करके राइटर है, तो वो बेस्ट है। फिर पॉलिटी के बाद जो आती है आपकी जियोग्राफी आती है। तो जियोग्राफी के लिए जो है एक महेश बर्नवाल करके राइटर है, मैं उनको प्रेफर करूँगा। इसके अलावा एक माजिद खान है, तो कई लोग उसे भी प्रेफर करते हैं, तो वो भी बढ़िया है। फिर ज्योग्राफी के बाद आते हैं इकोनॉमिक्स के लिए। तो इकोनॉमिक्स के लिए एक रमेश सिंह करके राइटर है, ये भी टाटा मैकग्रो-हिल की बुक है। तो ये भी काफ़ी अच्छी बुक है इकोनॉमिक्स के लिए, रमेश सिंह राइटर की। फिर उसके बाद हिस्ट्री के लिए आते हैं। ये ऐसी कोई पर्टिकुलर बुक आती नहीं है, तो जो अपनी कोचिंग है लेना आपको बोलूँगा कि दृष्टि के नोट्स ज़्यादा अच्छे हैं। इसके अलावा आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए 12th पढ़ें, क्योंकि काफ़ी चीज़ें इसमें कवर की हुई है, और जो भी बनता है वो फिर उसके अलावा हिस्ट्री के लिए कुछ एक्स्ट्रा बुक्स जो है वो भी आप पढ़ सकते हैं। एक मैं बात और इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी आजकल काफ़ी पूछी जा रही है, तो इसके लिए स्पेक्ट आती है, तो वो काफ़ी अच्छी है। फिर एक सब्जेक्ट आजकल और चलन में आया है आपका एंड एनवायरनमेंट। तो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के लिए भी काफ़ी बुक्स अवेलेबल है अलग अलग मार्केट में। तो इसके लिए परीक्षा वानी शॉर्ट एंड स्वीट लगी है मुझे। फिर आजकल एथिक्स भी एक सब्जेक्ट काफ़ी चलन में है, मेंस में भी काफ़ी कुछ उसका आ रहा है, और प्री में भी उससे काफ़ी कुछ पूछते हैं। तो उसके लिए महावीर पब्लिकेशन हिंदी के हिसाब से अच्छा है। फिर उसके बाद जैसे आप एमपीज़ के जितने भी एग्ज़ाम जाएंगे सब इंस्पेक्टर के लिए या व्यापम के कह लें, तो एमपी भी पढ़ना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एमपी के आप किसी भी राइटर की बुक ले सकते हैं, उसमें लगभग सभी का मैटर सेम ही रहता है। बाकी मैं एक मुकेश माहेश्वरी करके राइटर है, तो उसकी ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। फिर एमपी के ही एग्ज़ाम्स में हम बात करें तो हिंदी का भी अच्छा खासा वेटेज रहता है, जिसमें आपसे रस छंद अलंकार समानार्थी शब्द विरोधार्थी शब्द ये सब भी पूछे जाते हैं। तो हिंदी के लिए भी जो अपना महावीर पब्लिकेशन है वो काफ़ी अच्छा है।
चीज़ों में आजकल आपको जो करंट अफेयर्स है उसके लिए अपडेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो करंट अफेयर्स में आप एमपी के लिए जो है वो प्रतियोगिता घटना चक्र ले सकते हैं। और एमपी के अलावा जो नेशनल है, तो नेशनल के लिए आप प्रतियोगिता दर्पण भी ले सकते हैं। और आजकल जो कोचिंग्स हैं उन्होंने भी अच्छा मटेरियल निकाल लिया है, जिसमें मैं आपका जो दृष्टि आईएएस है और विज़न आईएएस है, दोनों जो मंथली करंट अफेयर्स निकालते हैं वो भी काफ़ी अच्छे निकालते हैं। और जो आपका मेंस के लिए जो वो है सब्जेक्ट्स है, उसके हिसाब से भी आप कोचिंग के नोट्स प्रेफर करें। उसमें आपको सभी एक जगह कंपाइल मिल जाएगा। तो आप उस चीज़ को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आएगा, आ रहा है ये सूर्यभान देशमुख जी का, कि यूपीएससी के लिए हिंदी मीडियम वालों को किस प्रकार की रणनीति बनाना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सूर्य। जैसा कि हम पिछले वर्षों में देखा है कि हिंदी मीडियम से चयनित छात्रों को यूपीएससी में वो कम होता जा रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों के लिए रास्ते बिल्कुल ही बंद हो गए होगा। इसमें मैं नाम लेना चाहूँगा कि हमारे ही समाज के वर्तमान में आईएएस है और यही मेरे साथ रतलाम में ही पोस्टेड है। तो उन्होंने भी हिंदी मीडियम से ही तैयारी की है। नो डाउट कुछ मटेरियल आपको इंग्लिश में ही मिलेगा, पर आपको उसको समझ सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये कोई ज़्यादा मतलब भारी बात पड़ती है। तो आप दोनों चीज़ों को साथ लेकर चले, कोई दिक्कत नहीं जाएगी इसमें। दृष्टि आईएएस, विजन आईएएस हिंदी मीडियम के लिए आज की डेट में काफ़ी अच्छा जो है मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है। और यदि हिंदी मीडियम वालों के लिए बात करें आप, तो जो हिंदी यूपीएससी में सब्जेक्ट की बात करें, जो हिंदी साहित्य है उसमें भी काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। आप फिलॉसफी या दर्शन शास्त्र भी ले सकते हैं, तो उसमें भी काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। तो आप जो सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हैं वो आपके अच्छे होना चाहिए। और थोड़ा सा ये है कि इंग्लिश के मटेरियल से आप घबराए नहीं, आप पढ़ेंगे शांति के साथ तो आपको बिल्कुल समझ में आएगी चीज़ें। ऐसा नहीं है कि चीज़ें समझ में नहीं आएगी। फिर उसके अलावा क्या है कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है वो भी काफ़ी अच्छे अवेलेबल है आज की डेट में, जैसे अनअकैडमी वगैरह। तो उसी में मैं एक ज़रूर नाम लेना चाहूँगा, जैसे इकोनॉमिक्स के लिए एक मृणाल पटेल करके है। तो इकोनॉमिक्स के वीडियोस है वो हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में ही है, और काफ़ी बेनिफिशियरी है उनके। फिर इसके अलावा ऑनलाइन में ही और बहुत सारे जो लोग हैं काफ़ी मटेरियल प्रोवाइड करते हो, तो आप उस चीज़ में भी कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर ये एक सिंधु वंजारे जी का क्वेश्चन है, हाउ विल इंग्लिश ऑनर्स हेल्पफुल इन यूपीएससी। तो ये भी काफ़ी अच्छा कर रहा है अभी सब्जेक्ट में, और सिलेक्शन अच्छा है। तो आप इस सब्जेक्ट के साथ भी जा सकते हैं। चूँकि मैं फ़िलासफ़ी के साथ अभी तैयारी कर रहा हूँ, दर्शन शास्त्र के साथ, तो बाकी सब्जेक्ट का मुझे उतना आइडिया तो नहीं है। पर आप यदि पुराने क्वेश्चंस पेपर पे जाएगी किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और उनके लिए राइटर अवेलेबल है कि नहीं है, ये सब चीज़ों का आप असेसमेंट करते हुए इसके साथ तैयारी कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन इनका आया है मैक हुसैन जी का। ये हमसे पूछ रहे हैं, सर हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या कुछ बदलाव की आवश्यकता नहीं है। कम से कम 10 तक के तो सभी को एक तरह का सिलेबस थोपा जाता है, जिसमें रट्टू प्रवृत्ति को ही ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है। इस पर कुछ सुझाव दीजिए। तो मेरा मैक हुसैन जी से ये निवेदन था कि ये जो बातें हैं वो शासन स्तर की बातें हैं। इसमें करना नहीं करना उन्हीं के लेवल की बात है। तो हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इनमें सुधार के लिए अपनी तरफ से कुछ ज्ञापन या वो दे सकते हैं। मेरा ये मानना है कि आपकी बात सही है बिल्कुल। जो 10th का सिलेबस होता है वो कम होता है,
पुराने क्वेश्चन पेपर पढ़ के कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं वही क्वेश्चन छात्रों को रटा दिए जाते हैं, वही उन्हें रटता है, वही उन्हें लिखता है और लिख के पास भी हो जाता है या अच्छे परसेंटेज भी बना लेता है। पर वहीं मैंने कुछ ऐसे भी देखे हैं जो इसी में क्रिएटिव करने की कोशिश, थोड़ा बहुत परसेंटेज वगैरह में लैक हो जाता है पर वही आगे जाके दूसरी चीज़ों में बेहतर करते हैं। तो इन चीज़ों पे डिबेट करना मुझे नहीं लगता यहाँ अच्छा होगा। तो ये सब शासन के स्तर की बातें, हम इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ देते हैं। फिर एक क्वेश्चन श्रेयांश अड़लक जी का है कि स्टूडेंट के साथ आप पेरेंट्स को क्या मार्गदर्शन देंगे जिससे स्टूडेंट्स भेड़ चाल ना चलते हुए अपने इच्छुक दिशा में आगे बढ़ सके। तो मैंने वही ये बोला, इसके पहले भी जब बोला था कि टेंथ में जो सब्जेक्ट सिलेक्शन की बातें आती है, कभी कभी क्या होता है कि टेंथ के बच्चों का मैच्योरिटी लेवल उतना नहीं होता है। अब वो कुछ भी जिद करने लगते हैं कि हमें यही करना है और आगे जाके मैं ये करूँगा। तो वो सब चीज़ें एकदम इजीली भी नहीं होती है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स का जो अनुभव है वो बहुत होता है, उनको ज़िंदगी का ज्ञान भी बहुत होता है कि किस तरीके से कोप अप करना है और किस तरीके से चलाना है। तो मेरा ये मानना है कि ये सिर्फ बच्चों का उसके सेल्फ ऊपर भी नहीं होना चाहिए कि हाँ मुझे क्या करना है, पेरेंट्स का ही नहीं होना चाहिए। ये पेरेंट्स और बच्चे इन दोनों को बैठ के डिसाइड करना चाहिए कि वो आगे क्या करना चाहते हैं और क्या करने पर उसके इफ़ेक्ट्स क्या रहेंगे, प्रोज क्या रहेंगे, कॉन्स क्या रहेंगे। पर एक बार यदि पेरेंट्स और बच्चों ने मिलकर डिसीज़न ले लिया, तो पेरेंट्स के लिए मैं वही कहना चाहूँगा कि जो भी डिसीज़न लिया है उसमें अपने बच्चे के साथ खड़े रहें, उसे मोटिवेट करें और जो फेल्यूर्स आती है उसमें घबराए नहीं, उसका बूस्ट करें और मोटिवेट कर चीज़ में कंटिन्यू करने दें। क्योंकि आप जितने उससे मतलब मोटिवेट करने के बजाय ताने दोगे कि यार मैंने तो बोला था तुमने ऐसा किया नहीं, तो फिर बहुत सारी चीज़ें में वो पीछे रह जाता है। फिर जैसा कि हम अभी देख रहे हैं जो सुसाइडल केस और ये सब बढ़ते हैं, तो वो चीज़ें भी नहीं आना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि जो भी डिसीज़न लिया है उस पर अड़िग रहे और एक बैकअप बने और साथ साथ उसको चलने दें। फिर एक ये अंकित तिवारी जी का क्वेश्चन है कि टेंथ के बाद उन्होंने कॉमर्स लिया था और यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूँ। तो मैंने पहले भी बोला है कि यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो किसी भी सब्जेक्ट से हो। तो आप कॉमर्स के साथ भी बिल्कुल यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं और बहुत ही सही चीज़ है ये। इसके अलावा और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल बताएं। हाँ, कई बार ये होता है कि जब हम तैयारी करते हैं तो कई जगह के होनहार बच्चे भी होते हैं, तो वो आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण कई बार पिछड़ जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि कई बार आर्थिक परिस्थितियाँ होती है, घर की परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि आपको ग्रेजुएशन हुए या कुछ हुए तो तुरंत आपको जॉब करनी चाहिए। तो ठीक है, सबकी परिस्थितियाँ समान नहीं हो सकती है, पर आजकल काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल्स है। जैसे पेरेंट्स, किसी का बच्चा ट्वेल्थ में एमबीबीएस में सेलेक्ट हो गया, बट जो प्राइवेट कॉलेजेस है उसमें पढ़ाने का खर्चा बहुत आ रहा है, तो इजीली आजकल अवेलेबल है। तो आप एजुकेशन लोन लें, या फिर कई मैंने देखा कि कई लोगों को उनकी ज़मीन भी बेचनी पड़ गई है, पर आगे जाके वो चीज़ फ़ायदा ही देने वाली होती है। तो पेरेंट्स के लिए भी मेरा एक यही संदेश था कि आप थोड़ी बहुत रिस्क तो आपको लेनी ही पड़ेगी। फाइनेंशियल कंडीशन कभी अच्छी नहीं होती है तो आप दूसरी चीज़ों में कटौती करके उसको बैकअप कर सकते हैं। पर मेरा ये मानना है, और आजकल तो काफ़ी अच्छा है कि कई जो हमारे समाज के वरिष्ठ समाज सेवी हैं उन लोगों के द्वारा भी काफ़ी सहायता दी जा रही है। और हमारा ओबीसी समाज के लिए भी काफ़ी जो है स्कॉलरशिप्स वगैरह अवेलेबल है। तो आप उनकी जानकारी भी मैं निकाल के अपने पास रखने वाला हूँ।
तो किसी को फाइनेंशियल लेवल पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप संपर्क। और नाम लेना चाहूँगा शैलेंद्र वागदरे जी का, जो सारनी से है। वो इस दिशा में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। और किसी को जैसे जाति प्रमाण पत्र या ओबीसी में क्रीमी लेयर या नॉन क्रीमी लेयर से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो वो लोग भी बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों का निराकरण करके यदि उन्हें कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही है तो आगे चल के उसको भी सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो चाहिए कि थोड़ा बहुत अपना वो करके कमर्शियल। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताए। ये नीतू देशमुख जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर कैन यू सजेस्ट मी दैट एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट इज़ नेसेसरी टू टेक करियर सिलेक्शन। तो मेरा ये मानना है कि यदि आपका इंटरेस्ट उस चीज़ में नहीं है तो कोई भी काम यदि आप मन मार के करते हैं तो उसमें सफलता की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। पर कोई काम जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, आप उसको बहुत अच्छे से करते हैं तो उसमें आपकी सक्सेस की जो संभावना है वो बहुत बढ़ जाती है। तो आपका इंटरेस्ट होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है उस चीज़ में। फिर मैडम का क्वेश्चन आया, घोड़की मैडम का, कि कोरोना के समय में बच्चे जो है वो घर पर ही है, उन्हें समझाए कि वे इस समय का उपयोग कैसे करें। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है मैडम ने। जैसा कि हम देख रहे हैं अभी कोरोना का चल रहा है और लॉकडाउन है, सभी जगह कोचिंग्स बंद है। कई बच्चे जो इंदौर में कोचिंग कर रहे होंगे वो भी अपने घर पे है, कई बच्चे जो दिल्ली में कोचिंग कर रहे होंगे वो भी अपने घर पे है। तो मेरा ये मानना है कि ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है आपको कि आप सब चीज़ें छोड़ छाड़ के सिर्फ पढ़ाई में लग सकते हैं। तो जो भी मैंने बुक्स बताई है आप बिल्कुल उन बुक्स को पढ़ें। फिर उसके बाद जो कोचिंग्स के ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल हो गए आप उनको भी पढ़ें। जो मैंने ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स जो बताया आपको मृणाल पटेल के या फिर कल्याण सर के, उसके बारे में मैं एक पोस्ट अभी इस पेज की वॉल पे कर दूंगा तो आप उसे भी देखें। तो घर पे आपको काफ़ी अच्छा समय मिल रहा है इन चीज़ों का। बाकायदा एक टाइम टेबल बनाएं, सिलेबस उठाएं और जो पेपर्स है वो उठाएं और इस हिसाब से टाइम टेबल के शुरू करेंगे तो हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। कि जो मैंने पहले भी बताया कि सोशल मीडिया का भी काफ़ी यूज़ वो करते हैं, इस पे कंट्रोल करके दूसरी चीज़ों में आप उपयोग करोगे तो काफ़ी इतने टाइम मिला है आपको, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, कोई उतना घर पे भी जैसे आप रुके हुए होगे तो हो सकता है उतना कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। बिल्कुल तैयारी करें। और तैयारी तो जो भी अपने सीनियर्स है या आसपास जानने पहचानने वाले हैं या वो है तो हम बिल्कुल बाकायदा फ़ोन करके उस चीज़ को सॉर्ट आउट करते रहे। ये लक्ष्मीकांत सराटकर जी हमसे पूछ रहे हैं, प्लीज़ सजेस्ट योर ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल बैकअप while preparing for UPSC sometime for some students it's long term goals and they also have to support their family as well as financially, so how should one can plan it and how to deal with the same। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है लक्ष्मीकांत जी आपका। पर मेरा मैंने पहले भी इस बारे में बताया था कि जैसे मैं खुद की बात करूँ तो मेरा मतलब पहली बार में ही उसमें रेलवे में सिलेक्शन हो गया था। तो ऐसा जॉब के साथ साथ तैयारी नहीं कर सकता। कई बार ज़रूरी होता है फैमिली को सपोर्ट करने के लिए जॉब करना।
पर आप बिल्कुल जॉब करिए। जॉब के साथ साथ हो सकता है ज़्यादा देना पड़े। तो ये है कि जो नींद आप 8 घंटे की ले रहे हो उसको आपको रिड्यूस करके 4 घंटे की लाना पड़ेगा। क्योंकि मैं अपनी हरदा की ही बात बताऊंगा कि मैं नायब तहसीलदार के दौरान भी तैयारियां मेरी चालू थी। तो कई बार हम लोगों को दिन दिन भर हो जाता था। उसके बाद फिर जैसे ही 8 बजे हम पढ़ने बैठते थे तो फिर कुछ काम आ जाता कि सर वो एक व्यक्ति जहर खा के आ गया है हॉस्पिटल में, उसके आपको डाइंग डिक्लेरेशन लेने जाना है। तो पाता था तो वो चीज़ें आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। और जैसे मैंने बोला कि के ही आप डेडिकेटेड टाइम देकर कर सकते हो। कि भाई आप 21 साल में ग्रेजुएशन हो गया आपका, तो जो 24 या 25 साल की उम्र है या 26 27 लिमिट तक के डेडिकेटेड होके कर सकता है। पर कुछ ना कुछ बैकअप तो तैयार करना पड़ेगा, दूसरे रास्ते भी खोजने पड़ेंगे ताकि आप फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट रहे और साथ साथ तैयारी भी कर सकें। तो इन सब चीज़ों से टाइम मैनेजमेंट के द्वारा आप कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर ये श्रेयांश अल्लक जी पूछ रहे हैं 10th के बाद सही सब्जेक्ट का चुनाव कितना इम्पोर्टेंट है, और मार्गदर्शन के 10th के बाद ऑप्शंस के विषय में। मैंने वही बताया कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है 10th के बाद सब्जेक्ट लेना। तो पर ये है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, आगे जाके आप क्या बनना चाहते हैं। जैसे कई लोगों का इंटरेस्ट ये रहता है कि हाँ मुझे डॉक्टर ही बनना है, तो नो डाउट वो बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ चलना है। कई लोगों का इंटरेस्ट ये रहता है कि मुझे इंजीनियर ही बनना है, तो नो डाउट आपको मैथ्स के साथ ही चलना है। तो ये सब चीज़ें उन्हीं के ऊपर डिपेंड करेगी कि वो किस आगे जाकर, मतलब 10 तो ठीक है आज की चीज़ है, पर आज से 3 साल बाद या 5 साल बाद वो किस एरिया में किस फील्ड में जाना चाहते हैं। तो आज से 5 साल बाद का असेसमेंट करें कि यार मैं ये सब्जेक्ट लेके ये करूँगा तो किस पोजीशन पे रहूँगा, या फिर ये सब्जेक्ट लेके इस चीज़ में करूँगा तो किस पोजीशन पे रहूँगा, क्या मैं इसको कर सकता हूँ या फिर या मुझसे नहीं हो पाएगा। तो ये अपना बारे में अपन खुद ज़्यादा अच्छे से जान सकते हैं कि बनिस्बत कोई हमें फोर्स करे कि यार तुम ये कर लो वो कर लो। कई बार मैंने वही एग्जांपल दिया पुराना भी कि कई लोगों का मैथ्स में दिमाग नहीं चल पाता है, पर आप उन्हें मैथ्स थोप दोगे तो वो उतना अच्छे से कर नहीं पाएंगे और वही उसी कुंठा में ग्रसित होकर वो ज़िंदगी की भागदौड़ में वैसे ही पीछे रह जाएंगे। तो ये कुल मिला के डिसाइड उन्हीं को करना है, क्योंकि आगे जाके फ्यूचर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है 10th का सब्जेक्ट। पर यदि आप ऐसा भी डिसाइड कर लोगे कि ठीक है आपने मैथ्स या फिर बायो आपने डिसाइड कर लिया, पर आपको फिर आगे जाके उसमें इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, ऑर्गन्स क्या है ये वो सब पढ़ने में कोई आपको मज़ा नहीं आ रहा है, पर आपको ये लग रहा है कि यार मैथ्स का ये क्वेश्चन सॉल्व करने में मेरा इंटरेस्टेड है, बहुत ही मज़े से उसको 2 2 घंटे दे के उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहा है। तो वो फुली आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको क्या करना है। ये संजय माकोड़ी जी का एक क्वेश्चन आया है, वो भी काफ़ी अच्छा है मेरे हिसाब से, कि समय में अपने आप को फोकस करके रखे, इस बारे में हमारे बच्चों के लिए सुझाव दीजिए। तो मैं ये काफ़ी जगह बोलते भी आया हूँ ये चीज़ें कि बच्चों के लिए जो होता है उनका जो फ्रेंड सर्कल होता है वो फ्रेंड सर्कल बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और मेरा ये मानना है कि आपको अपनी सराउंडिंग या फ्रेंड सर्कल जैसी आपकी आदतें है, जैसी गोल सेटिंग है, तो उस हिसाब से आप फ्रेंड सर्कल रखें अपना तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे मान के चलिए मुझे पीएससी की तैयारी करना है, तो जितने भी आपके आसपास के हैं जो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो आपके फ्रेंड सर्कल में होने चाहिए। फिर जैसे मुझे बैंकिंग की तैयारी करनी है, तो जितने बैंकिंग में इंटरेस्टेड लोग हैं जो बैंक की कोचिंग कर रहे हैं प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जो आपके फ्रेंड सर्कल में वो लोग होने चाहिए।
फिर कुछ लोग जैसे डॉक्टर्स की या एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके फ्रेंड सर्कल में वो लोग होना चाहिए। फिर क्या होता है कि कई बार ये होता है कि जो फ्रेंड्स होते हैं वो किसी दूसरी चीज़ों में इंटरेस्ट रहता है, या फिर कई बार आपको भटकाने की भी कोशिश करेंगे। कई बार आप पढ़ने का बोलते हैं तो उनका कॉल आ जाना, आते फोन पे। तो ये सब चीज़ें, सेल्फ कंट्रोल आपको खुद को अपने आप पे करना चाहिए कि नहीं यार मुझे पढ़ना है, मैं नहीं जा सकता हूँ। क्लियर कट मना करें, क्योंकि वो आपका दोस्त नहीं है, वो आपके मार्ग से भटका रहा है, रास्ते से भटका रहा है। आपका दोस्त कि भाई आज आ जा यार, आज ये पॉलिटी है अपने को कंप्लीट करना है और इसको आज अपन ख़त्म करते हैं। फिर बढ़िया आप उसके साथ जाए, बैठे, पढ़े, डिस्कस करें, तो डिस्कस की हुई चीज़ें क्या बहुत ज़्यादा आपके काम आती है। हाँ, फिर जैसे कई ये सोशल मीडिया पे भी फ्रेंडशिप्स होती है, चैट्स वगैरह होते हैं, तो कई उसमें भी टाइम बर्बाद करते हैं अपना। तो उस चीज़ में भी कंट्रोल लगे, जो सोशल मीडिया का बहुत ही सीमित प्रयोग करे, और उस चीज़ को मान ले कि हाँ सुबह मैं आधे घंटे चलाऊँगा, शाम को आधे घंटे चलाऊँगा, काफ़ी है इतना। कोई पूरे काम आपके उसी पे नहीं हो रहे, या फिर आप नहीं चलाओगे तो आपका काम नहीं चल पाएगा। तो मेरा यही मानना है कि जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अपने फ्रेंड सर्कल में पॉजिटिव लोगों को रखें, अपने जो इक्वल जो चीज़ें करना चाहते हैं उन लोगों को रखें। तो चीज़ों से जो है आपका वो बना रहेगा। क्योंकि क्या होता है, कोई यदि पॉजिटिव फ्रेंड होगा, कई बार ये हो सकता है कि बहुत परिश्रम करने के बाद भी जैसे पीएससी में होता है कि कई लोग बहुत तैयारी करते हैं पर उनका प्री में 2-3 नंबर से रुक जाता है, या मेंस में 10-12 नंबर से रुक जाता है। तो आपके साथ कुछ ऐसे लोग होना चाहिए जो आपको बोल सके ठीक है भाई कोई बात नहीं यार, चलता है, अगली बार और अच्छे से करना और टॉप करना। तो ये सब चीज़ें जो है आपका मोटिवेशन करती है, और नेगेटिव लोगों को दूर भगाए और पॉजिटिव लोगों को रखे, तो इन सब चीज़ों में काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। एक ये खातरकर आरती प्रकाश जी का पुराना क्वेश्चन है कि मेरी दीदी की बेटी है जो फ्यूचर में आईपीएस बनना चाहती है, पर उसे बायोलॉजी में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो उसके लिए कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। तो नो डाउट आप बिल्कुल, जब बायोलॉजी में इंटरेस्ट है तो बायोलॉजी के साथ पढ़िए। यूपीएससी की फील्ड सभी के लिए, उसमें बायोलॉजी रहता है, तो आप उसमें पढ़ेंगे तो और बेहतर अच्छे से कर पाएंगे। तो आप बायोलॉजी के साथ जा सकते हैं, बिल्कुल फ़ायदेमंद है ये। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताएं, मैं पुराने क्वेश्चंस में। कि ख़त्म हो चुके हैं, तो हम इसे अप करें। और किसी को या क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ पूछ लीजिए। ये योगेश धामोड़े जी का क्वेश्चन आया है कि सर नमस्कार, आप ओबीसी वर्ग, तो हमारे समाज के सभी बच्चों को जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम फाइट भी कर लेते हैं, लेकिन क्रीमी लेयर के कारण वो वंचित रहते हैं।
ऐसा क्यों हमारे ओबीसी वर्ग के लिए ही लगाया जाता है, इससे कैसे बच्चों पालकों को समझाया जाए। तो मेरा इसमें योगेश था कि जो ओबीसी वाले होते हैं, तो जनरल तो सभी के लिए खुला हुआ होता है, तो हम बिल्कुल इतना अच्छे से पढ़े कि जनरल वालों को पीछे छोड़ के जनरल की सीट में क्वालिफाई करें। जैसे मैंने जो पुरानी जो नायब तहसीलदार की जो सीट उठाई थी, वो भी जनरल कोटे से ही उठाई थी। तो ये अ, हम काफ़ी मतलब ठीक है, रिज़र्वेशन अच्छी चीज़ है, यदि रिज़र्वेशन रहता तो फ़ायदा भी मिलता है। बात की चीज़ें हैं, आप यदि तैयारी करें और उस चीज़ पे, और ये सब जो चीज़ें हैं वो शासन स्तर की चीज़ें हैं। जैसा कि कई जो सामाजिक ग्रुप्स हैं वो इसके लिए निरंतर काम कर रहे हैं। जो है निर्णय दिया था, पर वो अभी सुप्रीम कोर्ट और चल रहा है, तो उसके लिए भी जवाब दावा प्रस्तुत करने वाले चीज़ें चल रही है। तो इसको समझाने का ऐसा कुछ तो है नहीं, पर उसके लिए मैं यही कहूँगा कि आप बिल्कुल जनरल में ट्राई करें, और यदि आप अच्छे से तैयारी की हुई है, आप उसी में फाइट। पर ये चीज़ तो फिर जैसा भी होगा, उन सब चीज़ों में देखेंगे क्या उनके लिए है क्या नहीं है। और मेरा ये मानना है कि जो क्रीमी लेयर का कंसेप्ट है वो वाकई में अच्छा है, कि उससे कम से कम जो जिनको वास्तव में ज़रूरत है वो लोग तो रिजर्वेशन में आ रहे हैं। अब मान के चलिए किसी के मदर और फादर दोनों क्लास में आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उनको रिजर्वेशन की ज़रूरत है। पर एक हमारा किसान है जिसकी आय कम है, तो रिजर्वेशन की ज़्यादा आवश्यकता है। तो अच्छा है, और ये आगे जाके मेरा ये मानना है कि एस सी एस में भी लागू हुआ। तो ये से जो वाकई में पिछड़े वाले जो मुख्य धारा में आने के लिए उनको काफ़ी मदद मिलेगी। मुझे लगता है योगेश जी को भी क्लियर होगा इस चीज़ के लिए। ये तो हो गई हम लोगों की मतलब नौकरी से या पढ़ाई से रिलेटेड बातें। अब इसके बाद बार ये होता है कि भाई हमने सब कोशिशें कर ली, सब कुछ हो गया, उसके बाद भी हम अब नौकरी में या उसमें कुछ कर नहीं पा रहे। तो जैसे एक सर थे हमारे साथ, मतलब उनसे यही बोलते थे, या फिर मेरा भी यही प्लान था कि भाई आप लोगों को यदि मुझे कुछ एक दो या तीन प्रयासों में सफलता नहीं मिल पाती है, जैसा इसके पहले भी लक्ष्मी ने भी पूछा था, तो आपके पास एक बैकअप प्लान है। तो मैंने भी बैकअप प्लान के तौर पे यही तैयार कर रखा था कि यदि मुझे भी दो तीन अटैम्प्ट में सफलता नहीं मिल पाती, तो मैं भी फिर कोचिंग खोलता। मतलब क्या हुआ, भले नहीं हो पाया, पर मैं कम से कम अपने समाज से पीएससी में सिलेक्शन देता, बहुत सारे पीएससी में सिलेक्शन देता। चाहिए कि यदि तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, आप कोचिंग अच्छे से चला सकते हैं, फिर बहुत सारे जो बिजनेसेस है कर सकते हो, उसके लिए भी आपकी पढ़ाई कहीं, जैसे आप बी फार्मा करते हो तो जो मेडिकल शॉप्स वगैरह है वो कर सकते हैं। कुछ आपने एमबीए किया है तो कुछ मॉल वगैरह वो ओपन कर सकते हैं। और इन सब के लिए आपको लोन की सुविधा उपलब्ध है। रिस्क लीजिए, लोन लीजिए, आप उन सब चीज़ों से भी कर सकते हैं। यदि आपके पास खेती है तो खेती में भी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही है। ऑर्गेनिक चीज़ की काफ़ी अच्छी डिमांड है खेती में भी। पॉली हाउस,
हाइड्रोपोनिक्स जो एग्रीकल्चर है, तो वो काफ़ी कुछ चीज़ें आ रही है और नेट पे इजीली अवेलेबल है। तो वो चीज़ें आप अच्छे से कर सकते हैं बिजनेस में भी। ऐसा नहीं है कि यदि नौकरी नहीं मिल पा रही तो चीज़ें ख़त्म हैं। फिर कई ये रहता है कि प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में भी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे लगता है कि गवर्नमेंट सेक्टर पर ये एक लैक ऑफ वहाँ पे ये आ जाता है कि थोड़ा जो मतलब वो कम हो जाती है, कि कभी भी आपको निकाल कर दिया जा सकता है। और मेरा ये मानना है कि प्राइवेट सेक्टर में भी आपकी ग्रोथ की पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी बहुत है। उतनी प्रोबेबिलिटी आपको गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं मिलेगी। तो चीज़ों में नहीं हो पाता तो आपके पास दूसरे ऑप्शंस भी अवेलेबल। जैसा कि आप लोग सभी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो पारस भोक्ते जी ने क्रिएट किया है, मुझसे जुड़े हैं, तो इस तरीके के इनोवेटिव चीज़ें या नवाचार जिसको बोला जाता है, इस तरीके के इनोवेशन भी आप कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया पारस जी ने। और जो बच्चों के एजुकेशन के लिए है या पेरेंट्स को भी बहुत सारे डाउट रहते हैं, तो इन सब चीज़ों में लगता है मुझे यह जो प्लेटफॉर्म है वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और पारस को भी बधाइयाँ देना चाहूँगा कि आपने और इसे आगे कंटिन्यू करके जो हमारे अलग अलग फील्ड के जो भी मास्टर्स है या जो भी अलग अलग फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, आप उन्हें बाकायदा इस जैसे कोई खेती बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है तो आप नो डाउट उनको इस प्लेटफॉर्म पे लेके आए और उनके द्वारा क्या वो अपने समाज जनों को, अपने लोगों को बताए, ताकि वो भी प्रेरणा ले। कोई दूसरी फील्ड में भी काफ़ी अच्छी जगह पे गया हो तो आप उनको भी लेकर आए और लोगों से मुखातिब कराए। तो ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है आपका और इसे आगे कंटिन्यू रखेंगे। मुझे देख रहे हैं, मुझे लगता है कि ऐसे ही आगे और लोगों को इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व करें, वो लोग भी आपको सपोर्ट करें और जैसा देखा है वैसा ही ध्यान करते रहे। एक ये अरविंद ठाकरे जी का आया है कि मुख्य परीक्षा में एक उत्कृष्ट उत्तर लिखने के लिए किन किन पहलू पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। ये अरविंद जी अपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए आप सबसे पहले उस प्रश्न को पढ़ें कि उस प्रश्न में वो किन चीज़ों को मांग रहा है। और जैसे ही आप प्रश्न पढ़ते हैं तो किसी भी प्रश्न के लिए मेरे हिसाब से तीन चीज़ें निकल के आती है। उसका जो मतलब क्वेश्चन का जो प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है और फ्यूचर क्या होगा। जैसे कोई भी मान के चलिए, जैसे अपनी 1857 की क्रांति, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ही ले लेते हैं हम, तो वो किस स्वरूप में हुआ और उसके पास्ट में जाएंगे तो उसके क्या कारण थे और फ्यूचर में जाएंगे तो उसका क्या इफ़ेक्ट हुआ। फिर वैसे ही जैसे और कोई क्वेश्चन ले लें हम, जैसे आपका मनरेगा योजना आती है, तो मनरेगा योजना में फिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो इसके आप पास्ट में चले जाओगे कि इसकी ज़रूरत क्यों क्यों पड़ी। फिर प्रेजेंट में ही एक चीज़ ये आ जाएगी कि इसके आने से क्या क्या हुआ। और फिर आपको लगता है उसमें कुछ कमियां रही तो फ्यूचर में आप ये कमियां दूर करने से उसके ये इफ़ेक्ट आएंगे, तो आप उस चीज़ को लिख सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन के आंसर लिख ये रखना है कि टू द पॉइंट लिखे और कुछ भी मतलब फालतू की या इधर उधर की बातें ना लिखे। जो क्वेश्चन से रिलेटेड डाटा है या क्वेश्चन से रिलेटेड जो कोटे है वही उसमें फिक्स करे। अननेसेसरी कोई भी डाटा या कोटे उसमें फिक्स ना करे। कई बार ये होता है कि हम इधर उधर की बातें करने लग जाते हैं तो वो चीज़ें मतलब जो क्वेश्चन का जो मूल है वो छूट जाता है। कई बार आपसे ये होता है कि क्वेश्चंस में कारण पूछे हैं तो आप कारण ना बताकर उसके जो प्रभाव क्या थे वो बता देते हैं। तो
क्वेश्चन पहले पढ़ ले और उसमें किस चीज़ के बारे में पूछा गया है उसी चीज़ के बारे में आप बताएं। क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना वो कुछ प्री डिसाइडेड चीज़ों पे, प्री डिसाइडेड कंसेप्ट पे काम करता है। हम वही समझना चाहते हैं जो हम सामने वाला हमसे क्या पूछ रहा है, हम उस पर फोकस करें तो उसका काफ़ी अच्छे से हम आंसर दे पाएंगे। और जैसा कि मैम ने कहा है अभी, घोड़की मैडम ने, कि विद्या ही एक धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। तो मैडम ने काफ़ी, हमारे पास जो भी धन है वो चुरा सकता है कोई भी, पर विद्या ही एक ऐसा धन है कि इसे कोई चुरा नहीं सकता। और आप जितना इसे बांटते जाएंगे वो उतना ही बढ़ते जाएगा। तो जैसा कि मैंने वही बताया कि कई बार ये होती है हम लोगों को सफलता नहीं मिलती है तो हम कोचिंग्स खोल के भी इस चीज़ को वो कर सकते हैं। फिर कई बार मैंने स्टूडेंट्स से भी देखा कि उन्हें किसी चीज़ का नॉलेज है पर उनका दोस्त उस चीज़ को नहीं जानता है, तो वो इस मुगालदे में कि रहते हैं कि यार मुझे तो आता है तो मैं इसको नहीं बताऊंगा। पर मेरा ये मानना है कि यदि आप किसी को पढ़ा रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, तो आपके ज्ञान में ही और उतनी वृद्धि होती है। जैसे मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूँ तो जो टॉपिक पढ़ाने जाऊँगा, नो डाउट पहले उसकी तैयारी करूँगा तो मुझे और वो चीज़ें अच्छे से आ जाएगी। फिर मेरा कोई स्टूडेंट होगा या कोई कुछ होगा, मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हो सकता मेरे दिमाग में वो चीज़ें नहीं आई होगी कि हाँ यार इसकी ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है या इसमें ये चीज़ छूट गई, तो मैं उस चीज़ को कवर कर लूँगा। तो मेरा ये मानना है कि डिस्कशन से, पढ़ाने से, लोगों को बताने से आपका ज्ञान बढ़ता ही है। और जितना आप इसे अपने तक सीमित रखेंगे तो उतना ज़्यादा ही आपको अपने लेवल पे दिक्कतें जाएगी। ये योगेश जी ने फिर से क्वेश्चन पूछा है। जैसा उनको मैंने बताया था कि ओबीसी वाले जनरल में भी फाइट कर सकते हैं, कि इनसे उन छात्र की क्या गलती है। क्या ये गलती है कि ओबीसी वर्ग में पैदा बात के लिए बोलना पड़ रहा है कि एसटी और में सीटें उनकी संख्या के अनुपात में होती है, तो ठीक उसी प्रकार ओबीसी वर्ग के लिए होनी चाहिए। छात्राओं को आवाज़ उठानी चाहिए या नहीं? तो मैं इसके लिए वही बोलूँगा कि ये शासन स्तर की प्रक्रिया है, उसके लिए बिल्कुल आवाज़ उठानी चाहिए। हमारे जो जनप्रतिनिधि है उनके माध्यम से, जो हमारे समाज प्रमुख है उनके माध्यम से आवाज़ उठानी चाहिए। इसमें उस छात्र की गलती कोई नहीं है, पर हम सिर्फ इसी चीज़ को लेकर बैठेंगे और इसी बारे में सोचते रहेंगे तो फिर हमारी दूसरी चीज़ें ज़रूर प्रभावित होगी। तो ये इन सब चीज़ों में जिनमें हमारा बस नहीं है तो हमें उस चीज़ पे ध्यान नहीं देना चाहिए। हमारा बस इसमें है कि हम पढ़ के और बेहतर कर सके, तो क्यों ना हम उस चीज़ में बेहतर करें। आदमी की एक टेंडेंसी वही होती है कि जो उसके पास होता है वो उस चीज़ से संतुष्ट नहीं होता है, उसके पीछे नहीं भागता वो, बल्कि जो उसके पास नहीं होता है वो उसके पीछे ज़्यादा भागता है। जैसे पढ़ाई के मामले में भी मैं यही कहना चाहूँगा कि कई मैंने देखा मेरे साथ के स्टूडेंट्स कोशिश करते हैं, जैसे टीचर्स ही हो गए, सर में ये नहीं पढ़ा है। अरे तो भैया मैं ये बोलूँगा कि हिस्ट्री में उन्होंने ये पढ़ा दिया, आपने पूरा पढ़ लिया है क्या? क्या आपकी उसमें मास्टरी है? तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि जो हमारे बस में है हम उसके लिए मेहनत करें, उसके लिए बात करें। जो हमारे बस में नहीं है उसके लिए हम कोशिश कर सकते हैं, पर बिल्कुल उसी उसी के बारे में सोचना ये समस्या का समाधान बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, मुझे लगता है अब लगभग सभी के क्वेश्चंस हो चुके हैं और सभी के डाउट हो चुके हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने सेशन ज्वाइन किया और मुझे इतने अच्छे से सुना। और कोशिश की है मैंने कि सभी के प्रश्नों का हल दे सकूं, सभी के डाउट्स सॉल्व कर सकूं। पर हो सकता है कुछ के मतलब उम्मीदों पे खरा उतरा हूँ मैं और कुछ की उम्मीदों पे नहीं भी। तो कोशिश ये रहेगी कि आगे और
और एक बार फिर से ये द पारस भोगते शो को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है। और आप सभी लोगों का भी धन्यवाद कि आप अपना बहुमूल्य समय निकाल कर यहाँ पर आए और उन्होंने अपना समय दिया, मेरी बातों को सुना। होपफुल आप लोग इस पर अमल करेंगे, और जो भी कोई डाउट या आपको कुछ शंकाएं होती है तो आप बिल्कुल कभी भी पूछ लें, आपके लिए पूरे टाइम अवेलेबल रहेंगे हम। थैंक यू ऑल। अब ख़त्म करते हैं ऐसे ही।